एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोकेम सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उसके अंदर 2 लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देख लिए थे, जिसके अंदर अपने जो एलिमेंट्री कैनाल थी उसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी हम लोगों ने कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है उनके बारे में देखेंगे, कहां पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है उनके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूस यानी वो कौन से रस का स्त्राव करते हैं, उनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का क्या कार्य होता है। तो वो सारी बातें आज अपन लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां। डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचक ग्रंथियां। देखो वन बाय वन अपन लोग ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले माउथ के अंदर देखेंगे, उसके बाद स्टमक वाली यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में जानेंगे, देन लीवर के अंदर अपन लोग देखने वाले हैं, उसके बाद पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है उसके बारे में देखेंगे, और लास्ट में जो अपने आंतरिक रस होता है, ठीक है ना, सक्कस एंटेरिकस जिसको अपन लोग बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये सारी बातें करने के बाद अपना ये जो टॉपिक होता है मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिसको हिंदी में अपन लोग पाचक ग्रंथियां बोलते हैं, उसके बारे में ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन लोग पहले जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उसके बारे में जानेंगे, जो कहां पर होती है, बक्कल कैविटी में। कहां पर होती है दोस्तों? बक्कल कैविटी। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो अपने माउथ के अंदर कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है बच्चों, याद रखना, अपने माउथ के अंदर 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 पेयर यानी 3 जोड़ी लारीय ग्रंथि पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछे अपने माउथ के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है बच्चों, याद रखना लारीय ग्रंथि होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, लारीय ग्रंथि, ठीक है। पहला तो पॉइंट अपन को याद रखना है। और ये लारीय ग्रंथि कहां पर होती है? बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के अंदर होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 पेयर यानी 3 जोड़ी होती है। टोटल पूछे तो अपन को 6 ग्रंथि बताना है, ठीक है ना। पेयर में होती है, टोटल पूछे तो 6 ग्रंथि बताना। आपको इनका नाम भी याद होना चाहिए। ये जो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होती है, इनके क्या क्या नाम होता है? पहला अपन को याद रखना है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। पहली कौन सी अपन को याद रखना है? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी अपन को याद रखना है, दूसरी जो ग्लैंड होती है वो होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड या मैंडिबुलर ग्लैंड भी अपन इसको बोलते हैं बच्चों। दोनों ही इसी के नाम होते हैं, ठीक है ना। मैंडिबुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं अधोजंभिका। अधोजंभिका, ठीक है ना, अधोजंभिका। और थर्ड होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। इसको हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना जीविका। समझना ध्यान से। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, और सेकंड है अधोजंभिका जिसको सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, और थर्ड आता है सब लिंगुअल ग्लैंड। समझना ध्यान से। 2 ग्रंथि तो होती है पैरोटिड वाली, पेयर में है ना भैया, 2 तो पैरोटिड होगी, 2 सब मैंडिबुलर होगी और 2 ही सब लिंगुअल होगी। पैरोटिड जो होती है ये कान के पास होती है ना, इसको कर्णपूर्व ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है, कान के पास होती है। कर्णमूल ग्रंथि, सॉरी कर्णमूल ग्रंथि। हिंदी टर्म थोड़े से अजीब से इनके। पैरोटिड को आप डायरेक्टली पैरोटिड ही याद रखना, बहुत सही रहेगा ये, ठीक है ना। सेकंड अपन को याद रखना सब मैंडिबुलर, थर्ड याद रखना सब लिंगुअल ग्लैंड। समझना ध्यान से। अब यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि भैया ये तो हमको पता चल गया कि 3 जोड़ी लारीय ग्रंथि हमारे बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के अंदर होती है।
अब ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लार्य ग्रंथि सबसे बड़ी होती है और कौन सी लार्य ग्रंथि सबसे छोटी होती है। तो बच्चों ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी लार्य ग्रंथि होती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, सबसे बड़ी, पूरा लिख लेना आप, सबसे बड़ी लार्य ग्रंथि होती है। और अगर सबसे छोटी पूछे तो याद रखना सबलिंगुअल यानी अधोजीविका जो ग्रंथि होती है वो सबसे छोटी लार्य ग्रंथि होती है। ठीक है ना, ये सबसे छोटी होती है और ये सबसे बड़ी होती है। एक क्वेश्चन यहां से और भी बनता है, सांप के अंदर जो विष ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि का रूपांतरण होता है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है और भी यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं। समझना, तो नोट डाल के लिखना, सर्पों में विष ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि का ही रूपांतरण है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्रंथि जो होती है ये मॉडिफाई हो जाती है विष ग्रंथि के अंदर। बच्चों याद रखना, किसमें, विष ग्रंथि के अंदर। किन के अंदर, तो याद रखना सर्प यानी स्नैक्स के अंदर ये होता है, सांप के अंदर ये होता है। तो ये जो नोट डाल के लिखा है ये क्वेश्चन बन जाता है अच्छा सा। ठीक है, बाकी हम लोगों को याद रखना है अपने बक्कल कैविटी माउथ के अंदर 3 जोड़ी लार्य ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार्य ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड होगी, सब मैंडिबुलर होगी, सब लिंगुअल होगी। इनका हिंदी टर्म से मैंने यहाँ पर नोट किया है। सबसे बड़ी जो लार्य ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। और सबसे छोटी जो लार्य ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, सब लिंगुअल होती है। अब सांप के अंदर बात करें तो उनमें जो विष ग्रंथि होती है वो पैरोटिड ग्रंथि का ही रूपांतरण होता है। बच्चों याद रखना, किसका रूपांतरण होता है, ये पैरोटिड ग्रंथि का ही रूपांतरण होता है। तो ये तो हो गई ग्रंथि की बात, ग्लैंड की बात। अब बात कर लेते हैं माउथ के अंदर पाचन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो माउथ के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनका क्या रोल होता है, किस चीज का वो पाचन करते हैं, अब उनकी बातें कर लेते हैं माउथ के अंदर ही। ठीक है, तो रफ कर दे, इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग। ये तो हो गई लार्य ग्रंथि की बात। अब बात करेंगे माउथ के अंदर पाचन। ठीक है, पाचन की बात करेंगे। हेडिंग डालो, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। हिंदी में लिखना, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन। ठीक है, अब अगर अपन लोग माउथ के अंदर डाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पे जो लार निकलती है उसकी मात्रा कितनी होती है। बच्चों याद रखना, वैसे पाचक ग्रंथि तो पता चल गया अपन को, पाचक ग्रंथि बता दो भैया, अभी अपन लोगों ने पढ़ा है बक्कल कैविटी मुख गुहा के अंदर पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, लार्य ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, लार्य ग्रंथि होती है। ठीक है, किसका स्त्राव करती है ये ग्रंथि, लार का स्त्राव करती है। ठीक है, कितने लीटर लार का पर डे ये स्त्राव कर देती है, तो बच्चों याद रखना 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे लार अपने बक्कल कैविटी के अंदर आता है इन ग्रंथियों से होकर। 3 जोड़ी लार्य ग्रंथि होती है जिनसे होकर कितना, 1 से 1.5 लीटर जो स्लाइवा होता है वो पर डे रिलीज होता है। अब इसकी पीएच की बात करते हैं आप लोग, पीएच कितनी होती है बच्चों याद रखना, इसकी पीएच होती है 6.8 पीएच होती है। अब देखो ध्यान से देखना, 6.8 पीएच है तो ऑब्वियस सी बात है 7 पर तो उदासीन होता है, 7 से हल्का सा कम है, इसका मतलब ये हल्का सा अम्लीय होता है। कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का सा अम्लीय। तो इसका माध्यम की बात करें अपन लोग, माध्यम कैसा होता है, हल्का अम्लीय। क्लियर हो गया ये भी। ठीक है, हल्का सा अम्लीय होता है, ये अपन को याद रखना है। ओके, अब लार के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो तो क्या होता है, जल होता है, पानी होता है। उसके साथ साथ इसके अंदर लवण भी होते हैं।
उसके साथ साथ इसमें एंजाइम्स होते हैं कौन कौन से, एक तो अपन को याद रखना लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, और साथ साथ अपन को याद रखना टाइलिन, एक एंजाइम होता है टाइलिन, ठीक है, टाइलिन एंजाइम। तो ये अपन को याद रखना है, ये कहां पर होते हैं, ये लार के अंदर होते हैं। देखो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो लार में भी होता है और अपने आंसू में भी होता है। इसका रोल क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो लाइसोजाइम का जो काम होता है वो भक्षण का काम करते हैं, भक्षण का काम करते हैं। किस चीज का भक्षण करते हैं, किस चीज को ये खाते हैं भैया, जीवाणु का भक्षण करते हैं, ठीक है ना, जीवाणुनाशी अपन इसको बोल सकते हैं, जीवाणुनाशी एंजाइम होता है ये, ठीक है। जीवाणुनाशी एंजाइम कौन होता है, लाइसोजाइम होता है। आप लोग खाना खाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि इस खाने के अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, वो तो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये तो खाने के थ्रू अपने माउथ के अंदर जाता है और माउथ के अंदर सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाती है, लार भोजन के अंदर मिक्स हो जाती है। जैसे लार भोजन के अंदर मिक्स होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या उपस्थित है, लाइसोजाइम एंजाइम भी उपस्थित है। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जो भोजन के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने का काम करता है उनको किल करने का काम करता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम का क्या रोल होता है, ये जीवाणुओं का भक्षण करता है। बच्चों याद रखना, ये जीवाणुओं का भक्षण करता है। अब बात करते हैं अपन लोग टाइलिन एंजाइम की। कौन से की बात करते हैं, टाइलिन एंजाइम। समझना ध्यान से, टाइलिन जो होता है, टाइलिन जो होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और कितनी प्रतिशत स्टार्च का पाचन करता है, तो ये भी आपको याद रखना, ये केवल और केवल 30% स्टार्च का पाचन करता है, या 30% स्टार्च को तोड़ता है, अपघटन करता है। ये जो 30% स्टार्च होती है वो कौन सी होती है, ये भी आपको याद रखना, बॉइल्ड स्टार्च, यानी कि उबली हुई जो शर्करा होती है, उबली हुई जो स्टार्च होती है उसका ही ये पाचन करते हैं। आप लोग कच्चा आलू खाते हैं, उसका डाइजेशन माउथ में 30% नहीं होता, लेकिन आलू को जब अपन लोग उबाल कर खाएंगे तो उसका लगभग 30% जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो अपने माउथ के अंदर ही हो जाता है। टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति के अंदर पीएच अपन को याद रखनी है कितनी है, ये 6.8 पीएच के ऊपर ये कार्य करता है। और ये स्टार्च को किनके अंदर तोड़ता है, तो बच्चों याद रखना, ये ब्रेक करता है माल्टोज प्लस डाइसेक्राइड के अंदर, डाइसेक्राइड यानी डेक्सटोन वगैरह के अंदर इसको तोड़ देता है, ठीक है। तो स्टार्च का 30% पाचन अपने माउथ के अंदर ही हो जाता है। अब कई दफा क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भैया आहार नाल में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो याद रखना आहार नाल में पाचन की जो क्रिया होती है वो अपने माउथ यानी मुख गुहा से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, पाचन की क्रिया जो होती है वो अपने बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार स्टमक के अंदर जाएगा तभी पाचन स्टार्ट होता होगा, ऐसा नहीं है, अपने माउथ से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। जो कि बॉइल्ड स्टार्च होती है उसका 30% डाइजेशन यहाँ पर बक्कल कैविटी के अंदर हो जाता है। कौन से एंजाइम्स के थ्रू होता है, टाइलिन एंजाइम्स के थ्रू होता है, या इसको टाइलिन एंजाइम न बोलकर कई दफा आपको ये मिलेगा लारिया एमाइलेज, लारिया एमाइलेज। तो ये दोनों शब्द अपन को याद रखना है, या तो टाइलिन एंजाइम आपको मिलेगा या फिर लारिया एमाइलेज, ये टर्म्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो माउथ के अंदर जो बक्कल कैविटी का जो पार्ट हो गया वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टार्च का पाचन, अगर 30% स्टार्च का पाचन आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया टाइलिन या फिर लारिया एमाइलेज एंजाइम की मदद से 30% बॉइल्ड स्टार्च का पाचन अपने बक्कल कैविटी के अंदर हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो 99% तो सलाइवा में क्या होता है, लार में क्या होता है, जल होता है,
कुछ लवण भी होते हैं, सॉल्ट वगैरह भी होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम इसके अंदर होता है और साथ ही साथ टाइलिन एंजाइम भी होता है। टाइलिन को अपन लोग क्या बोलते हैं, लारी एमाइलेज भी अपन इसको बोलते हैं। तो लाइसोजाइम का तो काम अपन को पता चल गया, भक्षण का काम करता है, फेगोसाइटोसिस का काम करता है। और वही अगर बात करें टाइलिन एंजाइम की, तो टाइलिन एंजाइम या फिर लारी एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो क्या कार्य करता है, स्टार्च को माल्टोज प्लस डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी ब्रेक डाउन करता है उसको। और ये केवल और केवल स्लाइटली एसिडिक मीडियम के अंदर ही वर्क करता है, हल्का अम्लीय माध्यम के अंदर ही ये कार्य करता है। पीएच नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 6.8 लगभग पीएच होनी चाहिए। ये डाटा 11th एनसीईआरटी से अपन ने लिया है, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन अपन लोगों को याद रखना है। तो पाचन की क्रिया जो होती है वो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब एक पॉइंट अपन को और याद करना है इसके अंदर, समझना ध्यान से देखना। माउथ के अंदर जब अपने निवाला लिया तो उसको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ने का काम कौन करता है, अपने टीथ वगैरह करता है, ठीक है। उसमें स्लेवा मिक्स हो जाती है। अब ये जो आंशिक अपचित भोजन होता है माउथ के अंदर, कंप्लीट तो पाचन नहीं होता है, आंशिक ही बोलेंगे अपन लोग। तो आंशिक अपचित भोजन जो होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना। आंशिक अपचित भोजन मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, आंशिक अपचित भोजन क्या कहलाता है। बक्कल कैविटी के अंदर जो आंशिक अपचित भोजन होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, बोलस। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, बोलस बोलते हैं। तो बोलस का निर्माण तो कहां पर होता है, अपने माउथ के अंदर ही हो जाता है। एक टर्म्स आएगा काइम और एक टर्म्स आएगा काइल, तो वो भी अपन लोग आज पढ़ने वाले, आगे देखेंगे। तो बोलस वाला टर्म जो अपन को याद रखना है वो क्या होता है, जो अपचित भोजन होता है अपने बक्कल कैविटी के अंदर उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बोलस, या हिंदी में लुगदी बोलते हैं, ठीक है ना। लसलसा सा हो जाता है, लार उसमें मिक्स हो जाती है भोजन के अंदर, उस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। फिर अपन उसको निगल जाते हैं। क्लियर हो गया? तो माउथ वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। पहले अपन लोगों ने टीथ वगैरह के बारे में देख लिया था, अपनी जीभ के बारे में देख लिया था, होठों पे कौन सी ग्लैंड होती है, वो सारी बातें अपन लोगों ने पहले कर ली थी। अब जो ग्लैंड थी वो अपन ने देख लिया था भैया, 3 पेयर यानी 3 जोड़ी लारी ग्रंथि अपने बक्कल कैविटी के अंदर होती है, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, 3 अपन ने ये देख लिया था। और इसके साथ साथ अपन ने देखा कि लार के अंदर क्या क्या होता है, वो सभी चीजें अपन लोगों ने नोट कर लिया है। किसका क्या रोल होता है वो भी अपन लोगों ने सीख लिया। तो बक्कल कैविटी का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो आंशिक अपचित भोजन जो होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। जल्दी से नोट करो फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ओके, हो गया? रफ कर दे। अब भोजन कहां पर जाता है, ये जो बोलस के फॉर्म में भोजन बना है ये कहां पर जाता है, अपन इसको निगलेंगे, सीधी सी बात है। निगलने के बाद फेरिंग्स और फेरिंग्स से होते हुए कहां पे जाता है, अपने फूड पाइप में जाता है, जिसको अपन लोग इसोफेगस यानी कि ग्रासनाल बोलते हैं। चला गया भैया फूड पाइप, ठीक है। क्या फूड पाइप के अंदर सॉरी, क्या फूड पाइप के अंदर किसी प्रकार का पाचन होता है? नहीं होता। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था। इसोफेगस यानी ग्रासनाल के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती, ठीक है ना। जूसेस वगैरह का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ग्रंथियां होती है तभी तो वो पाचक रस का निर्माण करती है। लेकिन जब पाचक ग्रंथियां ही नहीं होती है तो इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यानी कि अपना जो इसोफेगस होता है, अपना जो ग्रासनाल होता है, वो केवल भोजन को बक्कल कैविटी से आमाशय तक लेके जाने का काम करता है, बस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फूड पाइप। यानी कि इसोफेगस। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रासनाल बोलते हैं, ठीक है भैया। इसके अंदर लिखना किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहां पाचक ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। क्योंकि यहां
पाचक ग्रंथियां अब्सेंट यानी कि अनुपस्थित होती है। तो इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। यहाँ पर कर्मानुकुंचन गतियां होती है जो भोजन को धीरे धीरे कहां पे लेके जाती है, अपने अमाशय की ओर लेके जाती है। इतना क्लियर हो गया? चलते हैं अब बात करेंगे अपन लोग अमाशय के अंदर जब भोजन आ गया है तो यहां पर कौन सी ग्लैंड होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, उनमें कौन कौन सी सेल होती है, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, और वो कोशिकाएं कौन से पदार्थ का स्त्रावण करती है, निर्माण करती है, और किस तरह से कार्य होता है। चलो देखते हैं। दूसरा आप लोग पढ़ेंगे, अपन लोग दूसरी ग्लैंड आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे होती है? स्टमक के अंदर, यानी कि अमाशय के अंदर। ठीक है ना, अपन इसको पेट बोलते हैं ना, वो ये वही है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, हिंदी में जठर ग्रंथियां बोलती है इसको। ठीक है ना, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, शेप मैंने आप लोगों को बता दिया था स्टोमक की, जे शेप्ड होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो व्यास होता है वो पूरी आहार नाल के अंदर अपने अमाशय का ही होता है। यहां पर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, 3 प्रकार की सेल होती है। पहले अगर आप लोग बात करें तो म्यूकोइड नेक सेल यानी कि श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका अपन बोलते हैं। कई दफा आपको म्यूकस सेल भी देखने को मिलेगा इसके अंदर, म्यूकस या फिर गॉबलेट सेल। ठीक है ना, ये एक प्रकार की सेल तो ये पाई जाती है अपने जठर ग्रंथि के अंदर। दूसरी जो सेल होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल, ठीक है, इसको अपन लोग चीफ सेल भी बोलते हैं बच्चों, याद रखना, चीफ सेल। पेप्टिक सेल मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, पेप्टिक कोशिका या फिर चीफ कोशिका। इसको म्यूकस कोशिका, ठीक है ना, श्लेष्मा कोशिका, सॉरी हिंदी में श्लेष्मा कोशिका। गॉबलेट सेल को गॉबलेट कोशिका ही बोलते हैं। 3rd नंबर की जो कोशिका होती है यहां पर, उसको अपन लोग बोलते हैं ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल। इंग्लिश ही ठीक है, हिंदी थोड़ा सा टिपिकल है। ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक कोशिका। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है अपनी जठर ग्रंथियों के अंदर। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिका होती है। इन कोशिका का क्या रोल होता है? तो ये जो म्यूकस सेल होती है, गॉबलेट सेल जो होती है, वो श्लेष्मा का निर्माण करती है। किसका? श्लेष्मा, श्लेष्मा का। पहला पॉइंट तो अपन को याद रखना, श्लेष्मा यानी म्यूकस का। अपन इसको क्या बोलते हैं? म्यूकस भी तो बोलते हैं। ठीक है। सेकंड, ये जो पेप्टिक सेल होती है जिसको अपन लोग चीफ सेल भी बोलते हैं, ये किनका निर्माण करती है? तो ये जो अक्रिय एंजाइम होते हैं, अक्रिय एंजाइम, उनका निर्माण करती है। कौन कौन से अक्रिय एंजाइम? एक तो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और एक होता है प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पेप्सिनोजन और ये है प्रोरेनिन। तो 2 प्रकार के अक्रिय एंजाइम यानी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ये अक्रिय एंजाइम। कौन सी कोशिका स्त्रावित करती है? पेप्टिक कोशिका। अगर आपसे पूछे कि पेप्सिनोजन का स्त्राव कहां से होता है, कौन सी सेल करती है, तो पेप्टिक कोशिका, जिसको चीफ सेल भी बोलते हैं। श्लेष्मा का निर्माण कौन करती है? गॉबलेट कोशिका या फिर म्यूकस सेल करती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से इजीली बन जाते हैं। अब बात करते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ये जो ऑक्जेंटिक सेल होती है कई दफा यहां पे पेराइटल सेल भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को अपन लोग पेराइटल सेल भी बोलते हैं। तो जो ऑक्जेंटिक सेल होती है ये HCl का निर्माण करती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को ये याद रखना, किसका? HCl का स्त्रावण करती है। साथ ही साथ ये नेज कारक का भी स्त्रावण करती है। नेज कारक,
तो ये दो चीजें अपन को याद रखनी है। कौन सी सेल याद रखना? ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो HCl का स्राव करती है। ये क्वेश्चन कई दफा आया हुआ है कि HCl का स्राव कौन सी कोशिका करती है? ऑक्जेंटिक कोशिका करती है। ऑक्जेंटिक कोशिका कौन से अम्ल का स्रावित करती है, अम्ल का संश्लेषण करती है? ऑप्शन में दे रखा होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपको वो ऑप्शन टिक करना है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यहां से। जब अपन को ये पता होता है तब अपने लिए सिंपल होता है, जब अपन को नहीं पता होता है तब अपने लिए क्वेश्चन सारे ही हार्ड हो जाते हैं। ओके, तो अब अपन को सारे ही कंफ्यूजन दूर हो गया है। जो कि म्यूकस सेल होती है वो गॉबलेट सेल, अपन इसी को बोलते हैं किसका संश्लेषण करती है? श्लेष्मा का या फिर म्यूकस का संश्लेषण करती है। पेप्टिक सेल अक्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन या फिर प्रोनेनिन का करती है। ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो HCl और नेज कारक, इसको इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं कैस्टल इंट्रेस्टिक फैक्टर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कैस्टल इंट्रेस्टिक फैक्टर अपन इसको बोलते हैं। नेज कारक, अब देखो इसका क्या काम होता है। नेज कारक जो होता है, जो ऑक्जेंटिक कोशिका स्रावित कर रही है, ये छोटी आंत के अंदर विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है। ये भी अपन लोग नोट करेंगे। तो पहले तो आप इनके बारे में देख लो, उसके बाद आप लोग चलते हैं इसके अंदर पाचन, आमाशय में पाचन। तो अपन लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता चल गया होगा। पहले तो उस ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्लैंड के बारे में, उसके बाद वहां पर क्या क्या पाचन हो रहा है, किस चीज का पाचन हो रहा है वो अपन लोग देख रहे हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? कर दे रफ। तीनों ही प्रकार की कोशिका इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है ना। किस चीज का स्त्राव करती है, कौन से पदार्थ या कौन से एंजाइम का स्त्रावित करती है, ये सारी बातें अपन को आना चाहिए। ओके, अब हेडिंग डाल लो, डाइजेशन इन स्टोमक, आमाशय में पाचन। डाइजेशन इन स्टोमक, आमाशय में पाचन। ठीक है, पाचक ग्रंथि आमाशय में कौन सी होती है? अभी अपन ने पढ़ा आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि होती है। ठीक है भाई। पाचक रस, जठर रस अपन इसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है भाई। पीएच कितनी होती है? 1.5 टू 2.5 होती है। अगर एवरेज निकाल के देखें तो 1.8 अपन को पीएच देखने को मिलेगा। कहां पर? 11th एनसीईआरटी बुक के अंदर ये डाटा दे रखा है, तो मैंने एनसीईआरटी सीबीएसई से ये डाटा लिए हैं। ठीक है ना। अब देखो इतना कम पीएच होने का मतलब क्या हो गया? इसका माध्यम कैसा होता है? तीव्र अम्लीय। तो माध्यम कैसा हो गया? ये तीव्र अम्लीय माध्यम होता है। बच्चों याद रखना इस चीज को, ये हाईली एसिडिक मीडियम होता है अपने आमाशय के अंदर, अपने स्टोमक के अंदर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। पाचक रस जो होता है वो एक दिन में कितना निकलता है बच्चों? याद रखना 1.5 से 2 लीटर पर डे। 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन ये निकलता रहता है। और ये मत समझना कि ये बाहर निकल गया तो अंदर कमी हो जाएगी, नहीं, वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ये दिक्कत नहीं है इतना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर। अब जो अक्रिय एंजाइम निकले थे जैसे कि पेप्सिनोजन, इसको एक्टिव फॉर्म में कौन करता है? ये जो HCl होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। बच्चों याद रखना, पेप्सिन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? याद रखना HCl करता है। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है ये, पेप्सिनोजन, और यह है पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन होता है इसका क्या कार्य होता है? यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। पेप्सिन का जो कार्य होता है ये क्या कार्य करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसके अंदर तोड़ता है प्रोटीन को? प्रोटियोज प्लस पेप्टॉन्स के अंदर, प्रोटियोज प्लस पेप्टॉन्स के अंदर। हिंदी में भी लिख लेना प्रोटियोज पेप्टॉन्स, ठीक है, सेम टर्म से आता है। तो क्वेश्चन आता है कि अपने आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो यहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो पेप्सिन जो होता है
पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है अपने आमाशय के अंदर। बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है बच्चों। कौन करता है? पेप्सिन करता है। अब देखो कई दफा ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आहार नाल के कौन से भाग में प्रोटीन का पाचन होता है, आहार नाल के कौन से भाग में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आहार नाल के कौन से भाग में सर्वाधिक वसा का पाचन होता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप लोगों को प्रोटीन वाला ध्यान रखना है कि सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन आहार नाल के कौन से भाग में होता है? अपने आमाशय के अंदर होता है। कौन करता है? कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन करता है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कौन सा एंजाइम करता है, बच्चों याद रखना पेप्सिन जो होता है वो अपने आमाशय के अंदर रिलीज होता है और अपने आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है, जो प्रोटियोज प्लस पेप्टॉन्स के अंदर इनको कन्वर्ट कर देता है। बहुत इजी हो गया, ठीक है भैया। तो प्रोटीन का पाचन हो गया कहां पर? अपने आमाशय के अंदर। अब बात करते हैं एक एंजाइम और था, कौन सा? उसकी भी थोड़ी सी अपन लोग बातें कर लेते हैं। इसको ऊपर वाले को मैं रफ कर रहा हूं। दूसरा एंजाइम कौन सा था? प्रोरेनिन। कौन सा एंजाइम था? प्रोरेनिन एंजाइम। प्रोरेनिन, ये जो प्रोरेनिन होता है इसको भी एक्टिव फॉर्म के अंदर यानी सक्रिय अवस्था में कौन लेकर आता है बच्चों? याद रखना HCl लेके आता है। किसके अंदर लाएगा ये? रेनिन के अंदर। किसमें लेके आता है इसको? ये रेनिन के अंदर। प्रोरेनिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रेनिन होता है ये सक्रिय फॉर्म में आ गया, सक्रिय अवस्था में आ गया। ये रेनिन क्या करता है? जो दूध प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन जो होती है, मिल्क प्रोटीन जो होती है उसका पाचन करता है। मिल्क प्रोटीन कौन सी? कैसिन वाली। तो ये कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है, किस में कन्वर्ट कर देगा? ये कर्ड के अंदर यानी कि दही में परिवर्तित कर देता है इसको। फायदा क्या है भैया? क्या फायदा होता है कि अपन लोग दूध को दही में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्या फायदा हो गया? देखो अपन ने दूध पिया स्टोमक के अंदर, अब वो किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म के अंदर है। जैसे हमने उसको कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ये जो रेनिन होता है ये बच्चों में क्या करता है? मोस्टली दूध को दही के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फायदा क्या हो गया? अब जो दही होता है वो सेमी सॉलिड होता है, ठीक है ना, अर्ध ठोस प्रवृत्ति का होता है। तो ये काफी लंबे समय तक अपने आमाशय के अंदर रुका रहेगा, जिससे जो अदर एंजाइम होते हैं वो अच्छे से इसके ऊपर कार्य कर सके। अदरवाइज होता है क्या, अगर लिक्विड होगा तो वो या तो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर वो छोटी आंत के अंदर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही कर्ड यानी दही के अंदर दूध परिवर्तित हो जाता है तो अर्ध ठोस की अवस्था में अपने आमाशय के अंदर काफी लंबे समय तक ये बना रहता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो मिल्क प्रोटीन यानी कैसिन जो प्रोटीन होती है उसको दही में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है बच्चों? याद रखना रेनिन एंजाइम जो होता है वो कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? कैसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम। रेनिन की बात करते हैं तो ये बच्चों के अंदर रिलीज होता है। याद रखना किसके अंदर? ये बच्चों में, छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर रेनिन ही मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। बड़े होते हैं तो वहां पे प्रोटीन का पाचन कौन करता है? फिर HCl करना स्टार्ट कर देता है। ध्यान से समझना, बचपन के अंदर रेनिन दूध का डाइजेशन कर रहा है, कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, दही में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रेनिन जो होता है उसका काम कम होता जाता है और वहां पर ओल्ड एज तक आते आते, वृद्धावस्था तक आते आते अब मिल्क प्रोटीन जो होती है उसका पाचन कौन करना स्टार्ट कर देता है? HCl करना स्टार्ट कर देता है। HCl भी क्या है? एसिड ही है। तभी तो आप लोग कहते हैं ना कि ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनको जो दूध होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। कई दफा अडल्ट के अंदर भी देखा गया, वयस्कों के अंदर भी किन्हीं किन्हीं को दूध जो होता है वो सूट नहीं करता है ना, लेकिन बच्चों के अंदर अच्छे से सूट करता है बिकॉज ऑफ उनके अंदर रेनिन जो एंजाइम होता है वो ज्यादा मात्रा में स्त्रावित होता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? HCl कर रहा है। ठीक है, कौन कन्वर्ट कर रहा है? HCl कर रहा है। और ये पेप्सिन जो होता है वो क्या काम करेगा? प्रोटीन को प्रोटियोज प्लस पेप्टॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वही अगर मिल्क प्रोटीन की बात करें तो जो रेनिन होता है वो मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये कर्ड एंड दही के अंदर इसको परिवर्तित कर देता है। मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसिन प्रोटीन होती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। प्रोरेनिन को रेनिन में कौन कन्वर्ट करता है? HCl इसको कन्वर्ट कर देता है। जल्दी से लोड करो, उसके बाद आप लोग और देखते हैं आगे।
ओके। अब एक चीज और ध्यान से समझना, अब भोजन का माध्यम कैसा हो गया जब वो अपने आमाशय के अंदर चला जाता है, तो कैसा हो गया उसका माध्यम? तीव्र अम्लीय हो गया। ये जो तीव्र अम्लीय भोजन का माध्यम होता है आमाशय के अंदर, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? काइम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपने माउथ के अंदर जो भोजन होता है जिसमें लार मिक्स हो जाती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। आमाशय के अंदर जब उसके अंदर HCl वगैरह मिक्स हो जाता है, जो अम्लीय माध्यम जिसका हो जाता है, तीव्र अम्लीय माध्यम जिसका हो जाता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। CHYME क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? काइम बोलते हैं। ये बात आपको उनको याद रखनी है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो नोट डाल के लिख लेना, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन अच्छे से बनता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? स्टोमक के अंदर होता है, यानी कि आमाशय के अंदर होता है, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ये भी आप इसके साथ में नोट कर लेना, ठीक है। तो आमाशय के अंदर जो भोजन है जिसके अंदर HCl मिक्स हो जाता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। बोलो ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए अच्छे से। तो रेनिन और पेप्सिन वाला अपन को याद रखना है। रेनिन जो किसका काम करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, और पेप्सिन रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है अडल्ट के अंदर। इतना क्लियर हो गया? ओके। बच्चों में रेनिन होता है और अडल्ट के अंदर पेप्सिन होता है। इसके साथ साथ अल्प मात्रा में लाइपेज में निकलता है, लेकिन अपन इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे। अपन जो की पॉइंट है उन्हीं को अपन लोग ध्यान में रखने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन लोग लीवर। तो लीवर के अंदर चलते हैं भैया। लीवर भी तो एक ग्रंथि है, लीवर भी तो क्या है? ग्लैंड है। और कैसी ग्लैंड है? सबसे बड़ी ग्लैंड है भैया। लिखना, हेडिंग डालो, लीवर। यकृत, लीवर। क्या क्या बोलते हैं अपन इसको? सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, ठीक है भैया। सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना, ठीक है, मैं बना देता हूं लीवर। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना है, ओके। किसका संश्लेषण करता है? मुख्य कार्य क्या होता है इसका? पीत रस का निर्माण करना, पीत रस का संश्लेषण। मुख्य काम क्या होता है? पीत रस का संश्लेषण। इसके आवरण को अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको आवरण को बोलते हैं ग्लिसन संपुट, ग्लिसन कैप्सूल या ग्लिसन संपुट। हिंदी में अपन ग्लिसन संपुट बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल इंग्लिश में बोलते हैं। इसके आवरण को, लीवर का जो आवरण होता है सबसे बाहर जो संयुक्त का बना होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसन संपुट बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। और क्या खास बात है? इसके अंदर कुछ WBC होती है जो भक्षण का काम करती है, जो भक्षण का काम करती है उनको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, कुफर सेल, कुफर कोशिका। तो अगर आपसे पूछे कि भैया लीवर के अंदर जो भक्षण का काम करती है, जो फेगोसाइटोटिक सेल होती है, उनका क्या नाम होता है? कफर सेल बोलते हैं अपन लोग इसको। क्या बोलते हैं? कुफर कोशिका। तो लीवर के बारे में नॉर्मल से अपन को इतनी सारी ये जानकारी पता होनी चाहिए। इसके आवरण को ग्लिसन संपुट बोलते हैं। WBC जो होती है जो भक्षण का काम करती है उनको क्या बोलते हैं? कुफर सेल बोलते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना बोलते हैं, व्यस्ततम अंग भी बोलते हैं, पीत रस का ये संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर भी काम करता है। साथ ही साथ ये बात बच्चों याद रखना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट भी करता है, ठीक है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है? लीवर ही करता है। इसके अंदर एक साइकिल होता है, ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, जिससे यूरिया का निर्माण होता है। तो ये सारी बातें आगे किसको लेकर? अपने लीवर को लेकर। साथ साथ ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर, एमिनो एसिड को वापस से फैटी एसिड के अंदर, ये सारे जो कन्वर्जेशन होते हैं, ये सारे जो रूपांतरण होते हैं, ठीक है ना, वे सभी कौन करता है?
अपना लीवर ही करता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, भ्रूण अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। लीवर तथा स्प्लीन करता है। ये सारे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो लीवर के बारे में जितना जानकारी हो उतना ही कम रहता है, क्योंकि लीवर जो होता है भैया बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है अपने बॉडी का। अब ये जो बाइल रस का संश्लेषण कर रहा है भैया, बाइल जूस का जो निर्माण कर रहा है, इसका क्या कार्य होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसका क्या क्या संगठन होता है, वो अपन लोग अभी चेक करते हैं। तो लीवर के बारे में अपन लोगों ने जानकारी ले ली। हालांकि लीवर भी क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि है। कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि। अब बात करते हैं अपन लोग पीतरस के बारे में। पीतरस बाइल जूस, पीतरस सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीतरस, इसके अंदर अपन लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। एक दिन के अंदर 500 से 700 ml बाइल जूस अपने लीवर से रिलीज होता है, लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। कितना? 500 से 700 ml। ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी देख। इसकी पीएच की बात करें तो लगभग नॉर्मली 7.4 इसकी पीएच होती है, यानी माध्यम कैसा हो गया? हल्का क्षारीय माध्यम हो गया, हल्का क्षारीय माध्यम हो गया। माध्यम कैसा हो गया बच्चों? इसका हल्का क्षारीय माध्यम हो गया। इसमें क्या क्या होते हैं? पीत लवण, ठीक है ना, पीत वर्णक लिख लेना, पीत वर्णक, पीत लवण, साथ इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर होता है। क्या नहीं होता है? किसी भी प्रकार के एंजाइम इनमें नहीं पाए जाते हैं। बच्चों याद रखना, पीतरस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। पीतरस के अंदर क्या है? नो एंजाइम। इसको आप डायरेक्टली याद ही रखना। पीतरस के अंदर, बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। तो फिर ये क्या काम करता होगा? किस चीज का पाचन करता होगा? इसके अंदर तो किसी भी प्रकार का एंजाइम ही नहीं है, फिर भी ये काम करता है। ये क्या कार्य करता है? याद रखना, इसका काम होता है पायसीकरण। ये पायसीकरण का कार्य करता है। क्या काम करता है ये? पायसीकरण। अब आप लोग पूछोगे कि सर पायसीकरण एक्चुअली होता क्या है? पायसीकरण क्या होता है? वसा की जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ये कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, वसा के बड़े मॉलिक्यूल को या बड़े पार्ट को, बड़े भाग को छोटे छोटे भाग के अंदर तोड़ने का काम करता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन लोग मिसेल बोलते हैं। ठीक है, तो वसा के यानी फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्ट होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपघटन करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। मेन रोल इसका यही है। इसी चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं? पायसीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन अपन इसको बोलते हैं। बच्चों ये याद रखना है, पीतरस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो फिर इसका काम क्या हो गया? पायसीकरण का कार्य हो गया। पायसीकरण का मतलब वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जिसको अपन मिसेल बोलते हैं, उनके अंदर इसको कन्वर्ट करने का काम करता है। बहुत ही सिंपल है, ओके। और साथ साथ अपन को याद रखना, ये 500 से 700 ml पर डे पीतरस का स्त्राव कर देता है। इसमें बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह उपस्थित होते हैं, सॉल्ट वगैरह उपस्थित होते हैं। इतना सारी चीजें अपन को आना ही आना चाहिए। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन वगैरह भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन लोग इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना लीवर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन लोग पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन इसको रफ करते हैं। राजस्थान पुलिस की एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुकी है और अच्छा है, सभी को ऑल दी बेस्ट। एग्जाम दो मन लगा के और सिलेक्शन पाओ। ओके, अब बात करते हैं अपन लोग पेनक्रियाज की बात करते हैं, जिसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। ठीक है ना, पेनक्रियाज, अग्नाशय।
अग्नाशय। देखो बच्चों, अग्नाशय जो होता है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी होती है ये? मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के थ्रू भी बिहेव करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि के थ्रू भी बिहेव करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के थ्रू बिहेव करने का मतलब ये किस चीज का निर्माण करता है? ये हार्मोन्स का हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है, इन्हीं हार्मोन का ये स्त्राव करता है। तो ये कौन से फॉर्म के अंदर हो गया? ये अंतःस्रावी ग्रंथि के फॉर्म में हो गया। अगर बात करें बाह्य स्रावी ग्रंथि के फॉर्म में, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, वो जूसेस का स्त्राव करती है, एंजाइम्स का निर्माण करती है। तो यहां पर बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे जूसेस, मतलब कि लगभग 2 लीटर पर डे ये जूस का स्त्रावित करती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सभी एंजाइम पाए जाते हैं जो भी पदार्थ अपन लोग खाते हैं उनका पाचन यहां पर हो जाता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। तो अग्नाशय रस को अपन लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ओके फाइन। अब बात करते हैं इसके अंदर, ध्यान से समझना, एक दिन के अंदर कितना पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, उसकी पीएच कितनी होती है, उसका माध्यम क्या होता है, वो सारी बातें अपन लोग करते हैं। ठीक है, अग्नाशयी रस, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस। समझना ध्यान से बच्चों, अच्छे से। एक दिन के अंदर कितना निकलता है, समझना ध्यान से, 2 से 2.5 लीटर पर डे अग्नाशय रस निकलता है। नॉर्मली आपको 2 लीटर ही समझना है, इसको 2 लीटर ही मान के चलना है। ठीक है। माध्यम की बात करें तो माध्यम कैसा होता है इसका? माध्यम की बात करें तो माध्यम कैसा होता है बच्चों, याद रखना, इसका जो माध्यम होता है वो हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय, स्लाइटली बेसिक मीडियम होता है इसका। ठीक है। पीएच कितनी होती है इसकी? 7.4 टू 7.6 इसकी पीएच होती है। 7.4 से 7.6 इसकी पीएच होती है। तो ऑब्वियस सी बात है 7 पर उदासीन, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब हल्का सा क्षारीय इसका माध्यम हो गया। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद समझना ध्यान से। अब देखो, माध्यम इसका क्षारीय होगा। अब यहां पर कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं वो भी अपन लोगों को आना चाहिए। सबसे पहले यहां पर जो एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन कौन सा होता है बच्चों? ट्रिप्सिनोजन, पहला एंजाइम। दूसरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो मुख्यतः तो अपन को यही एंजाइम याद रखना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ट्रिप्सिनोजन, क्योंकि अपन को डिटेल स्टडी नहीं करना इसके अंदर। अपन को वो सारे चीजें याद रखनी है जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ट्रिप्सिनोजन हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया, यहां पर न्यूक्लियोसाइडेज हो गया, न्यूक्लियोटाइडेज हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स यहां पर रिलीज होते हैं। इसीलिए तो अपन इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? पूर्ण पाचक रस अपन इसको बोलते हैं। पेनक्रियाटिक जूस को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण पाचक रस अपन बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहीं पर आता है कि भैया ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो अक्रिय अवस्था में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है। तो इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? तो एक्टिव फॉर्म में एक एंजाइम होता है, इसको नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम की मदद से ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिन के अंदर। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है, यहां से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो बचा हुआ प्रोटीन और उस प्रोटीन के जो उत्पाद बने थे पेप्टॉन्स और प्रोटियोज, उनका पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन का क्या काम हो गया? प्रोटीन प्लस पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोज का पाचन। ठीक है। ये इनको डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, नॉर्मल सी बात है, डाइसैकेराइड के अंदर इसको ये तोड़ देता है। ये तो हो गया इसका काम। ठीक है। सेकंड थिंग बात करते हैं अपन लोग इसके अंदर
पैनक्रियाटिक एमाइलेज यानी अग्नाशय एमाइलेज एंजाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम जो होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है, वो किसका पाचन करता है? देखो 30% स्टार्च का पाचन कहां हो गया? अपने बक्कल कैविटी के अंदर हो गया। कौन करता है? लारिया एमाइलेज। बचा हुआ जो 70% स्टार्च का पाचन होता है वो इसी अग्नाशय रस में उपस्थित अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम यानी पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो बचा हुआ 70% स्टार्च का पाचन करता है। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 70% यानी कि 70% स्टार्च का पाचन कौन करता है? अग्नाशयी एमाइलेज करता है, जो किसमें कन्वर्ट कर देता है इसको? माल्टोज प्लस डाइसैकेराइड के अंदर। माल्टोज प्लस डाइसैकेराइड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। पीएच अपन को याद रखना है। पीएच कितनी होती है इसकी? लगभग 7.4 टू 7.6 इसकी पीएच होती है। नॉर्मल सी बात है, स्लाइटली ये बेसिक मीडियम में काम करता है। तो देखो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। माउथ के अंदर अपन को याद रखना है लारी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। अमाशय के अंदर याद रखना पेप्सिन और रेनिन। अग्नाशयी रस के अंदर अपन को याद रखना है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ओजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये अपन को याद रखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाशय के अंदर जैसे कि मैंने बता दिया था रेनिन और पेप्सिन, साथ ही साथ एसिड का स्त्राव कौन करता है? नेजकारक का स्त्राव कौन करता है? नेजकारक का क्या काम होता है? विटामिन B12 के पुनः अवशोषण में मदद करता है। तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो की पॉइंट होते हैं और यहां से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना इतना। तो ये सारी बातें अपन को आना ही आना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि ज्यादातर यानी कि सर्वाधिक स्टार्च का पाचन आहार नाल के कौन से भाग में होता है? छोटी आंत वाले भाग में होता है। कौन सी भाग में होता है? छोटी आंत, क्योंकि जो अग्नाशयी रस होता है वो छोटी आंत के अंदर तो स्त्रावित होता है बच्चों। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अग्नाशयी रस कहां पे स्त्रावित होता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में स्त्रावित होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो पूर्ण पाचक रस अग्नाशयी रस को बोलते हैं, ये तो अपन को पता चल गया। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर्वाधिक पाचन आहार नाल के कौन से भाग में होता है, तो बच्चों याद रखना ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। तो सर्वाधिक पाचन आहार नाल के कौन से भाग में होता है? ग्रहणी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी वाले पार्ट में, ठीक है। तो सर्वाधिक पाचन बोले तो छोटी आंत बताना है। अगर छोटी आंत में भी पूछे कहां पर, तो ग्रहणी वाला पार्ट अपन को बताना है। क्यों? क्योंकि यहां पर पूर्ण पाचक रस कौन, जो अग्नाशयी रस होता है वो भी स्रावित होता है, साथ ही साथ यहां पर जो पीत रस होता है वो भी स्रावित होता है। तो ये सारे रस मिलकर क्या करते हैं, जो बचा हुआ जो भोजन होता है उसको कंप्लीट को डाइजेस्ट कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके। एक चीज और नीचे नोट कर रहा हूं मैं यहां पर ही, ठीक है। अग्नाशयी रस तथा पीत रस भोजन में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? काइल। किसका निर्माण करते हैं? काइल। तो अब पता चल गया 3 टर्म्स अपन लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन सी? एक तो था बोलस, ठीक है, एक था काइम और एक होता है काइल। बोलस जो होता है वो माउथ के अंदर होता है, काइम जो होता है वो आमाशय के अंदर होता है, काइल जो होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। ये तीनों शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोलस जब लार मिक्स होती है तब बनता है। काइम जब HCl मिक्स होता है भोजन में, उसका माध्यम तीव्र अम्लीय हो जाता है तब बनता है। काइल जो शब्द होता है कब यूज करते हैं? जब उसका माध्यम क्षारीय हो जाता है। देखो हल्का सा क्षारीय, क्योंकि इस रस का माध्यम कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय तो होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। तो इन दो टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, जल्दी से इसको नोट करते हैं फिर चलते हैं आगे। अपन लोग जल्दी से नोट करो इसको। हो गया? रब कर दे। ओके, अब लास्ट वाला है
ठीक है, जो क्योंकि अब जो डाइसैकेराइड के अंदर बना है उसको भी तोड़कर एकदम सिंपल फॉर्म में लेके आना है, यानी मोनोसैकेराइड के अंदर उसको लेके आना है ताकि वो अच्छे से फिर अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आता है कौन सा रस, आंतरीय रस। इसको अपन लोग बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, ठीक है, आंतरीय रस बोलते हैं। छोटी आंत की जो वॉल होती है, ठीक है, वहीं से ये स्त्रावित होता है आंतरीय रस। इसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो इसका जो मुख्य एंजाइम होता है उसका नाम अपन को याद रखना है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इरेप्सिन। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, इरेप्सिन। तो अगर आपसे पूछे कि इरेप्सिन का स्त्रावण कहां से होता है, सिक्रेशन कहां से होता है, याद रखना सक्कस एंटेरिकस से होता है इरेप्सिन। ये पॉइंट क्लियर हो गया, इरेप्सिन। उसके साथ साथ यहां पर कुछ डाइसैकेराइड भी होते हैं। डाइसैकेराइड जो होते हैं उनको मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम भी यहां पर होता है। जैसे कि समझते ध्यान से, मान लो माल्टोज। माल्टोज को कौन सा एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, याद रखना, माल्टेज। माल्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है डाइसैकेराइड होता है, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है, कौन कन्वर्ट करता है, इन्वर्टेज या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, सुक्रेज। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर। थर्ड बात करते हैं अपन लोग लैक्टोज। तो लैक्टोज को कौन सा एंजाइम किन में कन्वर्ट करता है, कौन से मोनोसैकेराइड यूनिट के अंदर उसको तोड़ता है, तो लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोन, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर इसको ये तोड़ने का काम करता है। तो ये तीनों ही डाइसैकेराइड यूनिट्स को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है। अब जो लास्ट स्टेज होती है पाचन और अवशोषण की, बच्चों याद रखना। अब ये लास्ट चीज यहां पर जो भी बचा है सारे सारे सिंपल फॉर्म होने चाहिए, क्योंकि यहां से अब क्या होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है और पुनः अवशोषण की जो क्रिया होती है सर्वाधिक कहां पर होती है, छोटी आंत में ही होती है। पूछे छोटी आंत में कहां पर होती है, तो छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांतर, क्षुद्रांत्र, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में तो पता चल गया सर्वाधिक पाचन होता है, बाकी बचे हुए जो दो भाग होते हैं, ठीक है, जेजुनम और इलियम, वहां पर सर्वाधिक अवशोषण होता है। अगर इन दोनों के अंदर भी आपको डिटेल में पूछे, गहराई से पूछे कि इन दोनों में भी कौन से में सर्वाधिक होता है, तो बच्चों याद रखना जेजुनम वाले भाग में। कौन से में, जेजुनम वाले भाग में, याद रखना इस चीज को। तो इतने पॉइंट सारे क्लियर हो गए आप लोगों के, ठीक है। तो माल्टोज को कौन सी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, माल्टेज जो होता है एंजाइम, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम या फिर इसको इन्वर्टेज भी बोलते हैं आप लोग, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। और लैक्टोज जो होता है वो लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर इसको कन्वर्ट करता है। तो ये सारे के सारे सिंपल फॉर्म होते हैं। अच्छा, इस यहां पर और भी होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजन बेस के अंदर ये कन्वर्ट करता है। लेकिन यहां पर अपन लोग इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो की पॉइंट है वो अपन को आना चाहिए, सारे पॉइंट अपन को याद होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है और वहां से निकलने वाले जो मुख्यतः एंजाइम्स है वो अपन को याद होना चाहिए। एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूं ताकि आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि यहां पर ही बच्चे सर्वाधिक कंफ्यूजन होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर होता है। अब इसका पूरे का सारांश अपन लोग ले लेते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले बात करते हैं माउथ के अंदर तीन जोड़ी लारे ग्रंथि होती है, ठीक है। कौन सा एंजाइम यहां पे निकलता है, एक तो लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम भक्षण का काम करता है और टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है, शर्करा यानी स्टार्च का पाचन। कितने प्रतिशत, 30% स्टार्च का पाचन। देखो सिंपल सी फॉर्म है, इस तरह से अपन को याद रखना है। उसके बाद अपन ने देखा स्टोमक, आमाशय। स्टोमक के अंदर क्या होता है, HCl। सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है। कौन सी कोशिका स्रावित करती है, ऑक्जेंटिक कोशिका, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। पीएच इसकी कितनी होती है, 1.8
8 pH होती है, यानी हाईली एसिडिक pH होती है, जो कॉमन चीजें हैं। एंजाइम्स की बात करें तो एमाशय के अंदर कौन सा एंजाइम स्रावित होता है बच्चों, याद रखना, सिंपल सी फॉर्म है, सिंपल सा नाम है उसका पेप्सिन, और साथ में अपन को याद रखना है रेनिन। पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन का पाचन। रेनिन क्या काम करता है, मिल्क प्रोटीन, दूध प्रोटीन का पाचन। ठीक है, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर जो पाचन होता है वो सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है, अपने आमाशय के अंदर होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, सर्वाधिक पाचन, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन। ठीक है, ये सारे पॉइंट अपन को याद रखना है। बात करते हैं फिर लीवर के अंदर सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना होता है, व्यस्तम बंदरगाह भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके अंदर अपन लोग बात किया था, इसका जो काम होता है, मुख्य काम वो क्या होता है, पीतरस का निर्माण करना, पीतरस का निर्माण करना, पीतरस का निर्माण करना, बाइल जूस का निर्माण करना। इसके अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम, किसी भी प्रकार का इसके अंदर एंजाइम नहीं होता है। साथ साथ बात करें तो इसके अंदर इसका काम क्या होता है, फिर पीतरस का काम होता है इमल्सिफिकेशन, यानी कि पाइसीकरण, वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम ये करता है। उसके बाद अपन ने बात किया था अग्नाशय रस की, इसको पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। यहां पर जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो बच्चों याद रखना, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ये बचा हुआ जो प्रोटीन वगैरह होता है, पेप्टोन्स वगैरह होता है, प्रोटीज वगैरह होता है, उनको ये सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। इतना सब अपन को याद रखना है। साथ साथ अपन को क्या याद रखना है, इसके अंदर अग्नाशय के अंदर और क्या होता है बच्चों, याद रखना, इसमें होता है अग्नाशयी एमाइलेज। क्या होता है, अग्नाशयी एमाइलेज। अग्नाशयी एमाइलेज ये क्या काम करता है, जो 70% बची हुई स्टार्च होती है उसको ये पाचन करने का काम करता है। स्टार्च 70% जो रिमेनिंग स्टार्च है उसका ये डाइजेशन करने का काम करता है। ये तो देखो छोटे छोटे सिंपल फॉर्म है। उसके बाद आ जाता है आंतरीय रस। आंतरीय रस में रिएक्शन अपन को याद रखना है, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज को सिंपल फॉर्म यानी मोनोसेक्राइड में किस तरह से कन्वर्ट करता है, कौन से एंजाइम कन्वर्ट करते हैं, ये सारे पॉइंट अपन को याद रखना है। तो ये देखो एकदम से सारांश है, मतलब इतना कुछ खास है नहीं इसके अंदर। अगर आप एक दो बार इसको लिख लिख के तैयार करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। कंफ्यूजन वाला इतना ही है कि आप लोग इनको एक साथ ही मतलब मिक्स कर देते हो। मिक्स नहीं करना है अपन को, माउथ वाला पूरा अलग से पढ़ना है, उसके बाद स्टमक वाला पूरा अलग से पढ़ना है, छोटी हाथ वाला पूरा अलग से पढ़ना है, और आंतरीय रस वाला भी पूरा अपन को अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो आंतरीय रस कितना निकलता है, 2 से 2.5 लीटर निकलता है, लिख लेना वहां पर। तो ये नॉर्मल सी बात होगी अपना इस चैप्टर की। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और अभी अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे आगे, यानी कि इसके अंदर बैलेंस डाइट वगैरह भी अपन को पढ़ना है अभी तक, और कुछ 1-2 डिजीज है वो भी अपन लोगों को देखना, प्रोटीन की कमी से जो डिजीज है वो भी देखना है। तो अपन लोग छोटा सा पोर्शन रह गया वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग इसको खत्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।